हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। जो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है द एंड ऑफ बायोपोलरिटीज, इस वीडियोस के थ्रू हम बहुत सारे एमसीक्यूज जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सीयूटी एग्जाम एंड सीबीएसई एग्जाम, सारे के सारे जो एमसीक्यूज हैं वो हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सी है कि जो बर्लिन वॉल है वॉज बिल्ट ड्यूरिंग विच पीरियड। आपको पता होना चाहिए कि जो बर्लिन वॉल है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बर्लिन वॉल है बनी कब थी, है ना। बर्लिन वॉल हमने देखा कि जो बर्लिन वॉल थी वो बनी थी सबसे पहले कब बेटा, 1961 को बनी थी। 1961 को बनी, 1989 के अंदर डेमोलाइज किया गया इसको, है ना। ठीक, क्या ये आपको अच्छे से पता है, क्योंकि जब हमने इसको किया था ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी, जब हमने देखा था बर्लिन वॉल को, तो ये वही ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को अलग करने वाली एक वॉल थी। तो हम इस चैप्टर के थ्रू देखो ये है क्या, बर्लिन वॉल वॉज बिल्ट ड्यूरिंग विच पीरियड, इस पीरियड के अंदर बन रही है। तो ध्यान रखना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो हम जानते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो हो रहा है हमारा कब, 1914 से 1980 के अंदर, ऐसे ही हो रहा था ना। फर्स्ट जो हमारा है 1914 से 1918, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 39 से 48, 1939 48। उसके बाद का जो एरा चलता है वो चलता है कोल्ड वॉर का। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। द एंड ऑफ बायोपोलरिटी रेफर टू द कोलैप्स ऑफ विच, जैसे ही बायोपोलरिटी का एंड होता है तो वो किसके कोलैप्स को रेफर करती है। तो वो हमें पता है कैपिटलिस्ट वर्ल्ड को, कॉलोनियल एम्पायर को, एशियन कंट्रीज को, ऐसा कुछ नहीं है। जो करेक्ट आंसर होगा इसका सोवियत ब्लॉक होगा, क्योंकि सोवियत जो ब्लॉक है वो क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। जैसे ही सोवियत ब्लॉक कोलैप्स होता है, जो पावर है वो कहाँ शिफ्ट हो जाती है, यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर। ध्यान रखना। द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल सिंबलाइज, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि बर्लिन वॉल जो उसका जो मेन सिंबलाइज कारण है वो यही कारण होता है कि बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर थर्ड अभी तक नहीं हुआ है, एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म नहीं हुआ है, बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर नहीं हुआ है। क्योंकि देखो कोल्ड वॉर स्टार्टिंग हो जाता है 1950 तक, लेकिन हमने क्या बात की है 1989 के एरे की बात की, हम 1989 के एरे की जो बात की है उस एरे में क्या होता है, जो कम्युनिस्ट ब्लॉक होता है यानी कि यूएसएसआर वाला जो कम्युनिस्ट ब्लॉक है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक का मीन्स क्या होता है कि वो बिल्कुल ब्लॉक, है ना। हमने देखा वार्सा पैक्ट वगैरह वो सारे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कोलैप्स होता है कम्युनिस्ट ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर वॉज द बर्लिन वॉज टॉपल्ड बाय द पीपल। टॉपल्ड का मीन्स क्या होता है, ध्यान रखना हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चंस का जब भी लेवल आता है ना, क्वेश्चंस का लेवल अगर आता है तो वो लैंग्वेज चेंज कर सकता है। ध्यान रखना टोपल का मीन्स होता है गिराना, कि वहां के जो लोकल लोग हैं वो उसको कैसे गिराने का काम करते हैं, कब गिराने का काम करते हैं। देखो 65 के अंदर तो ये क्या हो रही थी, हमने देखा 65 के अंदर तो ये बिल्ट हुई थी, क्या हुई थी, बिल्ट हुई थी, ये ध्यान रखना। और जब ये 61 के अंदर जब बिल्ट हो रही है तो डेफिनेटली 61 तो आंसर होगा नहीं। हमने पढ़ा है कि सर 1989 के अंदर ये क्या हो गया था, ये डेमोलाइज कर दिया गया था, तो वहीं इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर विच इवेंट। देखो अब हमारा जो क्वेश्चन है ना वो देखो कि जो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक है वो एग्जिस्टेंस में कब आया, कौन सा ऐसा काम हुआ जब ये एग्जिस्टेंस में है। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर एक सबसे बड़ा काम होता है, रशिया के अंदर रेवोल्यूशन होती है। क्या होती है रशिया में, रेवोल्यूशन होती है।
रशिया में जब रेवोल्यूशन होती है ना बेटा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, तो इससे पहले सोवियत ब्लॉक आ जाता है बेटा, ध्यान रखना। लेकिन जो रशिया के अंदर रेवोल्यूशन होती है 1917 के अंदर, वही से जो यूएसएसआर, जो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक है, वो क्या होता है बेटा, केम इनटू द एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस करता है, एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखना, रशियन रेवोल्यूशन के बाद। आगे बात करते हैं कि जो सोवियत सिस्टम है वो इंस्पायर्ड बाय द आइडियल ऑफ, किससे इंस्पायर था, हमने देखा कि सोवियत सिस्टम कैपिटलिज्म, बाद में जाकर होता है इंपेरियलिज्म भी नहीं था, फेडरलिज्म भी नहीं था, सोशलिज्म का। इट मीन्स, सोशलिज्म का मीन्स क्या होता है, ये मेरे को कोई एनीवन बताएगा क्या? अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में सोशलिज्म मेरे को जरूर बताना, क्योंकि देखो सोशलिज्म जब भी आता है ना, सोशलिज्म का मीन्स ही ऐसा होता है कि आप जो भी काम करेंगे वो सोसाइटी को मिड में रखकर करेंगे। पॉलिटिकल साइंस के अंदर अगर हम बात करें, अगर हम इसको बात करें, तो ध्यान रखना, सोशलिज्म जो सिस्टम है, अगर हम इंग्लिश में बात करें, इसको अगर हम डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज सोशलिज्म, तो ध्यान रखना, सोशलिज्म इज a system that give importance to the welfare of the society as a whole rather than individual profit. It means कि जो सोशलिज्म का जो कंसेप्ट है वो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलता है। तो सोवियत सिस्टम वहीं से इंस्पायर था, ध्यान रखना। उसके बाद में हम बात करते हैं विच मिलिट्री अलायंस हेल्ड द सोशलिस्ट ब्लॉक टुगेदर। देखो हमने अलग अलग मिलिट्री अलायंस पढ़े हैं, अलग अलग मिलिट्री अलायंस पढ़े हैं, तो उनके अंदर हमने देखा कि अलग अलग मिलिट्री अलायंस हमने पढ़ा, जिनमें से नाटो अलग है, सीएटो अलग है, वार्सा पैक्ट अलग है। तो मैं सबसे पहले नाटो के बारे में बात करते हैं। नाटो की जो फुल फॉर्म है वो है बेटा, ध्यान रखना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि नाटो बना कब था, तो बता देना सर 1949 के अंदर जो नाटो है वो बनता है। ए मिलिट्री अलायंस है, फॉर्म इन द 1949 by the United States and the other several European countries, which include also Canada। ये ध्यान में रखना। इट मीन्स द मेन जो प्रिंसिपल्स है इस नाटो का, वो ये दैट एन अटैक ऑन द वन मेंबर इज कंसिडर्ड एन अटैक ऑन द ऑल मेंबर। इट मीन्स अगर एक मेंबर के ऊपर अटैक होता है तो सभी कंट्रीज के ऊपर माना जाता है। वहीं हम बात करें सीएटो की, तो सीएटो ध्यान रखना एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी एक मिलिट्री अलायंस है। जो कब फॉर्म होता है बेटा, ये फॉर्म होता है बेटा 1977 के अंदर, बेटा ध्यान रखना कब हो रहा है ये, 1977 के अंदर ये बन रहा है। सीएटो की फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो ध्यान रखना, एस से बनता है बेटा इनका साउथ, एस से बनता है क्या, साउथ। साउथ जब भी बनेगा तो ध्यान रखना, हाँ, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखना। और ध्यान रखना, ये मैं एक मिनट, सॉरी मैंने गलत बता दिया एक चीज, 1977 नहीं है, ये जो बनता है ना वो 1954 के अंदर बनता है, ठीक है, कम्युनिस्ट ब्लॉक है। लेकिन ध्यान रखना ये डिसॉल्व हो जाता है 1977 के अंदर। वार्सा पैक्ट हमने पढ़ा, मिलिट्री अलायंस है, 1955 के अंदर बनता है ये, 1955 के अंदर बनता है ना ये, तो ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना नाटो के जो रिस्पॉन्सिबल जो कंट्रीज हैं उनके लिए बनता है। तो इसका जो एंड है सोवियत यूनियन के साथ में ही हो जाता है, ध्यान रखना। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी, जो बैक जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर अगर हम बात करें, तो सोशलिस्ट ब्लॉक हमने देखा, तो वार्सा पैक्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। इसका आंसर सी हो रहा है, ये अभी ले नहीं रहा है, थोड़ा दिक्कत है इसमें, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपका है, द पॉलिटिकल सिस्टम इन द सोवियत यूनियन वॉज सेंटर अराउंड, जो पॉलिटिकल सिस्टम है सोवियत यूनियन का किसके अराउंड था, तो हमें पता होना चाहिए मल्टीपल पार्टी वहां नहीं थी,
मिलिट्री रूल भी नहीं था। हमें ये भी पता होना चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी थी। रिलीजियस लीडर था क्या वहाँ, कोई धर्म का लीडर था? नहीं था। तो कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र पार्टी थी वहाँ की, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वही पार्टी थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एग्जिस्ट इन द सोवियत यूनियन? कौन सी प्रकार की? तो ध्यान रखना, फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं थी, मिक्स्ड इकोनॉमी हमारी थी। वहां की जो इकोनॉमी थी वो प्लान इकोनॉमिक थी और कंट्रोल थी किसके अराउंड बेटा? स्टेट उसके ऊपर ध्यान रखता था। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक नहीं थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच इवेंट फर्दर वीक द सोवियत सिस्टम इन द 1979? 1979 के अंदर सबसे बड़ा ध्यान रखना, जो सोवियत सिस्टम है वो वीक होता है। रीजन क्या रहता है? सोवियत इन्वेजन रहता है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान की वहां की जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट सोवियत जो है वो क्या करता है? 1979 के अंदर अप्रोक्सीमेटली ये 10 ईयर जो वॉर है वो चलता है, जिससे वहां का 1979 से लेकर 1989 तक रशिया वहां की कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करना चाहता है, कंटिन्यू सपोर्ट करना चाहता है, जिससे वो क्या है वहां का जो एरिया है वो ऑक्यूपाई कर ले। मेन रीजन देखो, ऑयल रिसोर्सेज वहां ज्यादा है तो ये ऑक्यूपाई कर लेगा सोवियत इन्वेजन। इस वजह से बहुत सारा ये क्या हो गया, वीक हो गया था। सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हु बिकम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन द 1985? 1985 के अंदर हमने देखा, ये एक चीज का ध्यान रखना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि लेनिन जो था वो लीडर था, ध्यान रखना 1917 के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें अलग अलग चीजें हैं तो हम ज्यादा वीडियो लंबी जाएगी। तो हमें जो 1985 के अंदर हमने देखा रशिया के अंदर रिफॉर्म करता है वो कौन था? मिखाइल गोर्बाचेव। इसका करेक्ट आंसर होगा। बोरिस येल्टसिन अभी आगे आएगा। इसके बाद में बोरिस येल्टसिन, जोसेफ स्टालिन बीच में रह गया। तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा। हु इमर्ज एज ए नेशनल हीरो बाय अपोजिंग द 1991 कोप? तो ये इसका आंसर होगा। बोरिस येल्टसिन एक नेशनल हीरो बनकर निकलता है। ध्यान रखना, इसमें भी ये अलग अलग जो नेताएं हैं वो दिए हुए हैं। और यही ध्यान रखना 1985 के अंदर जब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव जो थे मिखाइल गोर्बाचेव थे, उनके बाद में जो अपोज करता है, कोप चलता है, तो वो बोरिस येल्टसिन की लीडरशिप में चलता है। ध्यान रखना, ठीक है। नेशनल हीरो बनकर निकलता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इन दिसंबर 1991 विच रिपब्लिक डिक्लेयर्ड द डिसबैंडिंग ऑफ द यूएसएसआर? 1991 के अंदर कौन कौन से ऐसे जो कंट्रीज हैं वो खुद को डिक्लेयर कर लेते हैं, तो हम उनको भी देखेंगे। अभी हर एक चीज को आप देखिए ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो हम देखते हैं क्या होता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो दिसंबर है 1991 में कौन से ऐसे रिपब्लिक जो डिक्लेयर करते हैं अपने आप को मतलब अलग करने के लिए? तो ध्यान रखना, यूएसएसआर से अलग होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। चाइना तो था ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया हमारा। उसके बाद में रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, वेरी गुड, यही होगा हमारा। फ्रांस, इटली, ये तो बहुत यूरोपियन कंट्रीज रहेगी। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान तीनों ही थे लेकिन बाद में जाकर। करेक्ट आंसर होगा रशिया, यूक्रेन और बेलारूस। इनके बीच में 8 दिसंबर 1991 को एक एग्रीमेंट होता है, बेला वेजा अकॉर्ड में ये साइन करते हैं, जिससे ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते हैं और ये क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाते हैं। तो करेक्ट आंसर बी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14, हु इंट्रोड्यूस पेस्ट्रोरिकीज एंड ग्लासनोस्ट? तो हमने देखा ये अलग अलग ओपोनेंट्स और वो चीजें हैं, तो वो हम पढ़ेंगे जब भी आगे क्वेश्चन आ रहे हैं इनके। तो मैं उसको, तो मिखाइल गोर्बाचेव 1985 के आसपास रशिया के अंदर जो इम्प्रूवमेंट होती है 1985 के अंदर, उनके अंदर सुधार करने की कोशिश करता है। द टर्म जो ट्रोइका जो मीन्स है उसका जो मीन होता है वो क्या होता है? ओपोनेंस मीन नहीं होता, रिवोल्यूशन नहीं होता, इक्वलिटी नहीं होता है। पेरेस्ट्रोइका का मीन्स होता है रिस्ट्रक्चर करना, सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करना है। ये हमारे अकॉर्डिंग उसके थे कि हम जो सिस्टम है उसको रिस्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द टर्म ग्लासनोस्ट मीन्स रेवोल्यूशन, पीस, ओपोनेंस, वॉर। ग्लासनोस्ट का मीन्स होता है ओपन करना, मार्केट को ओपन कर देना, जैसे के अलग अलग है ना। तो फ्रीडम हो गया है, स्पीक हो गया है ना, अलग अलग मार्केट ओपन कर देना है, लोगों को फ्रीडम दे देनी, बोलने की राइट दे देना, अलग अलग है ना।
द फॉर्मेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट CIC फॉलोड। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये CIS क्या है। कॉमनवेल्थ क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द CIS। CIS ध्यान रखना, ऐसा ग्रुप जो पहले USSR का पार्ट था, लेकिन अब जो है वो USSR का पार्ट नहीं है। पहले USSR का था। जैसे मान लीजिए उन्होंने क्या किया, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बना लिया 1991 के अंदर, और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, सोवियत यूनियन से वो ब्रेकअप हो गए। जैसे उनका ब्रेकअप हुआ तो इनका जो मेन जो पर्पस था वो था कि जो कोऑपरेशन है एरियाज के अंदर वो क्या करना है, क्रिएट करना है थ्रू द ट्रेड है, सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक है, फॉरेन पॉलिसी है। ठीक है। ये सारे जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें CIS के कुछ ओल्ड मेंबर के बारे में, जैसे सोवियत रिपब्लिक था जो इंक्लूडिंग था रशिया से, बेलारूस से, कजाकिस्तान इसमें थे। ये सारे के सारे मेंबर थे बेटा CIS के। ठीक है, तो हम बात करते हैं ये क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोल रहा है। द फॉर्मेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट। फॉर्मेशन कब होता है, कोल्ड वार के बाद, जो बाद है इनका, कोल्ड वार के ड्यूरिंग हम इनका क्या कर देते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द मेन रीजन ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन वाज। तो मेन फॉरेन इन्वेजन नहीं हुआ, कोई भी नेचुरल डिजास्टर भी नहीं है, पॉपुलेशन डिक्लाइन भी नहीं है, इंटरनल USSR इंटरनली वीक हो गया था, चाहे पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक सिस्टम हो, हमने देखा है। मतलब पॉलिटिकल में कोई बढ़िया लीडर नहीं है, लीडर आया तो उनकी पॉलिसीज को अप्लाई नहीं किया गया प्रॉपर वे के अंदर। इकोनॉमिक सिस्टम हमने देखा कि बिल्कुल कि एक टाइम था जब पिन से लेकर कार तक वहां प्रोड्यूस की जाती थी, लेकिन आफ्टर दैट वहां सब चीजें खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द USSR। इमीडिएट क्या हुआ, जो मेन कारण था कि क्या कोई वॉर हुआ था, नहीं हुआ, इकोनॉमिक बूम हुई थी, नहीं हुई, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, नहीं हुई। जो मेन कारण था वो थी रेज ऑफ नेशनलिज्म इन द वेरियस रिपब्लिक, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन द वेरियस रिपब्लिक। बहुत सारे अलग अलग जो रिपब्लिक थे उन्होंने नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो डेवलप हुई। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपब्लिक शो स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट टेंडेंसीज। जिन्हों को स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी दिखाई देती है। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा जब भी बनेगा ना। एक अच्छा क्वेश्चन क्या बनेगा वो आपको पता होना चाहिए कि ये था कि जिनके अंदर सबसे ज्यादा नेशनलिज्म की टेंडेंसीज दिखाई दी, तो वो हमने देखा। इसका जो करेक्ट आंसर था वो हमने ये देखा कि इस्टोनिया, लातविया और लिथुनिया जो थे वो स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट टेंडेंसी के अंदर आते थे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। जब हमने चैप्टर रीडिंग किया तो वो बहुत सारी चीजें हमने देखी, तो वो सारी की सारी चीजें इसी के अंदर आती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में जब भी हम बात करेंगे इसको लेकर, तो वो सारी की सारी चीजें यही एक्सप्लेन कर लेंगे। मैं पहले बोल रहा हूँ 20 क्वेश्चन हमने कर लिए, क्योंकि देखो स्टोन ये हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, 20 के 20 आपको अच्छे से आने चाहिए। CUT के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। तो इस्टोनिया, लातविया और लिथुनिया जो थे ना, तीनों ये बाल्टिक रिपब्लिक थे, और जो पहले किसके पार्ट थे, सोवियत यूनियन के पार्ट थे। लेकिन जैसे जैसे उनको लगा कि जो सोवियत सिस्टम है वो वीक होता जा रहा है, तो इन्होंने अपने जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मूवमेंट किए, और मूवमेंट किए तो बाद में जाकर आफ्टर दैट ये जब मूवमेंट करते हैं तो एक अलग क्या बन जाते हैं, ये नेशन बन जाते हैं, इस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच इंस्टीट्यूशन बिकम पावरफुल एडवाइजर टू ट्रांजिशनिंग कंट्रीज। तो बहुत अच्छी क्वेश्चन है। हमने जब शॉक थेरेपी को रीड किया था, तो शॉक थेरेपी के अंदर वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि देखो जब भी ये सेंट्रल जो प्लानिंग इकोनॉमिक होती है ना, तो ये मार्केट इकोनॉमी की तरफ जब भी हमें बढ़ना है तो ये हमें बहुत हेल्प करते हैं थ्रू द लोन, है ना। तो द एडवाइस काम करते हैं हमारे लिए वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मैनी बाल्टिक एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज वांटेड टू ज्वाइन। जो बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो किसको ज्वाइन करना चाहती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन एंड नाटो को। देखो सार्क हमारे साउथ ईस्ट है, ओपेक ध्यान रखना, ओपेक अलग चीज है। ओपेक, आसियान, सार्क ये रीजनल है,
ओपेक एक ध्यान रखना पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को लेकर है ये शायद, हाँ यही क्लियर। ये ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया है, वेनेजुएला है, यहाँ है। और इसका ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है, ध्यान रखना, ठीक है, ये क्लियर है। ये इसको ओपेक को बनाया था 1960 के अंदर। लेकिन यूरोपियन यूनियन और नाटो जो है, ध्यान रखना, यूरोपियन कंट्रीज के लिए है। हमने पढ़ा था जब ब्रिटेन जैसी कंट्री जिससे ब्रेग्जिट करती है, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइज सार्क रीजनल कोऑपरेशन है, तो मैंने बाल्टिक कंट्रीज मूव करती है कहाँ बेटा, सी ऑप्शन में। शॉक थेरेपी वाज मेनली इन्फ्लुएंसेस बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान रखना। शॉक थेरेपी को लेकर अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द शॉक थेरेपी, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो शॉक थेरेपी जो है ना वो सडन चेंज लेके आती है, और यही सडन चेंज जब आता है तो बहुत सारी चीजों में इम्बैलेंस कर देता है। और जब क्विक चेंजेस जो होते हैं गवर्नमेंट के अंदर, तो मार्केट जो है वो डिसबैलेंस होता है, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो इंडस्ट्रीज का, या प्राइस कंट्रोल को रिमूवल हो, या रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो, या ओपन मार्केट हो, सारी की सारी चीजें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है कि शॉक थेरेपी में मेन इन्फ्लुएंसेस किसका रहता है, तो लोन देने का काम तो वर्ल्ड बैंक ही करेगा, तो मेन रोल प्ले कौन करता है, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता है। शॉक थेरेपी का एम टू ट्रांसफर है इकोनॉमिक ट्रांसफर, तो बहुत अच्छी चीजें हैं कि शॉक थेरेपी का जो मेन ट्रांसफर था वो क्या था, तो वो ध्यान रखना, पहले सोशलिस्ट ब्लॉक था, उसके बाद में बड़ी बड़ी कंपनियां आई, इट मीन कैपिटलिस्ट सिस्टम आया, तो इसको हमने कर दिया सोशलिस्ट टू कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट रोल डिड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई प्ले। एफडीआई का जो रोल है, ध्यान रखना, फॉरेन कंपनी मान लीजिए दूसरे अदर कंट्रीज के अंदर जाकर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती है, जिसका मीन्स होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मीन्स क्या होता है, तो इसका मीन्स यही होता है कि इट बिकम ए मेन इंजन ऑफ ग्रोथ, ये मेन इंजन है, ध्यान रखना, ग्रोथ। कंट्री लाइक अजरबैजान, कजाकिस्तान एंड रशिया आर मेजर प्रोड्यूस ऑफ, ये जितनी भी कंट्रीज है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, रशिया है, मेजर प्रोड्यूसर है, ध्यान रखना, ऑयल और नेचुरल गैसेस के। विच टू रिपब्लिक इन रशिया हैड वायलेंट सेंशनिस्ट मूवमेंट, तो बहुत अच्छी है, ध्यान रखना। पहले तो बता देता हूँ, चेचन्या एंड दागिस्तान कोई भी कंट्री नहीं है, अलग होना चाहते थे। बहुत सारे इनके बीच में क्या होती हैं, वॉर भी होती हैं। चेचन्या एंड दागिस्तान जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। लेकिन ये क्या कह रहा है, जहां सेंसनिस्ट मूवमेंट दिखाई दिए गए थे, ध्यान रखना, बाकी चीजों में नहीं है। आगे हम जॉर्जिया आर्मेनिया को पढ़ेंगे, लेकिन इतना नहीं है जितना चेचन्या एंड दागिस्तान को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 28, द सिविल वॉर इन सेंट्रल एशिया लास्टेड फॉर 10 ईयर। जब भी हम देखते हैं सेंट्रल एशिया के अंदर 10 पिछले जो 10 सालों का अगर रिकॉर्ड उठाएं, तो 1992 से लेकर 1997 तक जो है गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है, वो है कंट्री तजाकिस्तान में। बहुत सिविल वॉर की जो कंडीशन हमें दिखाई देती है तजाकिस्तान में दिखाई देती है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 29, नाग्रोना काराबाख का कॉन्फ्लिक्ट इज एसोसिएट विद, ध्यान रखना, ये दोनों अलग अलग एरियाज है। ऑफिशियली अगर हम बात करें, ये जो दोनों जो पार्ट हैं वो, हम अगर बात करें ऑफिशियली, अगर हम बात करें, ये अजरबैजान का पार्ट है, दोनों ही अजरबैजान के पार्ट हैं। लेकिन इस पार्ट को लेकर ऑफिशियली अगर बात करें, लेकिन नागरोना काराबाग के अंदर जो रहने वाली जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है वो है एरेमेनियन। कौन सी है, एरेमेनिया। वहाँ लोकल पॉपुलेशन ये है, ऑफिशियली पार्ट अजरबैजान का है। तो बताओ कॉन्फ्लिक्ट होगा या नहीं होगा, होगा। तब 1990 से लेकर अब तक जो लड़ाई है वो दिखाई देती है एरेमेनिया और अजरबैजान के बीच में, किसको लेकर, नागोर्नो काराबाग को लेकर अभी भी आज भी कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि अजरबैजान कह रहा है कि मेरा ऑफिशियली पार्ट है। वहीं एर्मीनिया, एर्मीनिया के लोग वहां ज्यादा रहते हैं, तो उनकी वो नेशनलिज्म वाली फीलिंग जाग रही है कि हम एर्मीनिया में ही जाएं, हम क्यों जाएं अजरबैजान में, उस वजह से। चलिए क्वेश्चन नंबर
30 आफ्टर 11 सितंबर 2001 द यूएस वांटेड। 11 सितंबर इसको 9/11 का हमला बोला जाता है, क्योंकि देखो अमेरिका के अंदर है ना, जो मंथ है वो पहले लिखा जाता है, डेट बाद में लिखी जाती है, इसलिए 9/11 इसको अटैक माना जाता है। 9/11 जो अटैक है बेटा ध्यान रखना है क्या, ट्रेड है एग्रीमेंट ओनली, पहले हम ऑप्शन पे जाते हैं, फिर मैं ये बताता हूँ क्या नहीं है, ट्रेड नहीं है, कल्चर एक्सचेंज भी नहीं है, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी रहता है। पहले तो देखो समझो इसको क्या है। मिलिट्री बेसिस इन द सेंट्रल एशिया 11 सितंबर 2001 को यूएसएसआर के यूएसए के अंदर जो टेररिस्ट होते हैं उन्होंने क्या किया, 4 प्लेन को हाईजैक कर लिया। 4 प्लेन को जैसे ही हाईजैक किया, देखो इनके पीछे हाथ माना जाता है, इनके इस हमले के पीछे जो मेन जो कारण माना जाता है वो अलकायदा जो एक है, जिसको आतंकी ग्रुप टेररिस्ट ग्रुप माना जाता है, उस ग्रुप का उन्होंने 4 प्लेन को हाईजैक कर लिया, जिनमें से 2 जो वहां के प्लेन थे वो वहां का डब्ल्यूटी सेंटर है। डब्ल्यूटी सेंटर जो है, वर्ल्ड ट्रेड जो सेंटर है उनका, वहां वो क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। उसकी बड़ी सारी बिल्डिंग है, वहां वो अटैक जैसे ही करते हैं तो क्या होता है, जो डब्ल्यूटी जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो बना हुआ है वो न्यूयॉर्क के अंदर बना हुआ है, उस बिल्डिंग के अंदर टकरा देते हैं। 4 प्लेन थे, 2 डब्ल्यूटी सेंटर के आगे टकराए, एक जो प्लेन था वो वहां का पेंटागन जो है वहां क्रैश हो गया। जो पेंटागन जो एक जगह है वहाँ वाशिंगटन डीसी के अंदर रहता है, वहां वो क्रैश हो जाता है और एक बीच में ही क्रैश हो जाता है। इस प्रकार से ये हमला जो है वो अमेरिका उसको सीरियस ले लेता है और उसके बाद में अटैक करता है। ठीक है, उसके बाद में यूएसए बार बार अफगानिस्तान के अंदर इन्वेजन करता है टेररिज्म का खात्मा करने के लिए, और हम देखते भी हैं अफगानिस्तान के अंदर लास्ट में 2009 के आसपास है, वहाँ का एक जो लादेन नाम का जो है उसको भी अमेरिका खत्म कर देता है ना। चलिए 11 नंबर, विच कंट्री हैज ग्रोइंग इंटरेस्ट इन सेंट्रल एशिया ड्यू टू द ऑयल रिसोर्सेज। मेन ध्यान रखना, ऑयल रिसोर्सेज के कारण मेन रोल प्ले कौन कर रहा है, तो हमारा जो चाइना है वो ध्यान रखना। चाइना जो है वो मूव करता है सेंट्रल एशिया के अंदर ड्यू टू ऑयल रिसोर्सेज, क्योंकि सेंट्रल एशिया के अंदर देखो जो कंट्री है, सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्री आती है, सेंट्रल एशिया के अंदर जो कंट्री आती है, कजाकिस्तान आ गया, तुर्कमेनिस्तान आ गया, उज्बेकिस्तान आ गया, ये सारे के सारे वहाँ रोल प्ले करते हैं, सारे के सारे ऑयल रिसोर्सेज की स्टोरेज है। क्वेश्चन नंबर 13, विच यूरोपियन कंट्री सेपरेट पीसफुली इनटू द टू। जर्मनी जर्मनी 2 पार्ट के अंदर हुआ था, लेकिन उसके बाद में बर्लिन वॉल को पोलैंड नहीं हुआ, हंगरी नहीं हुआ। चेक चेकोस्लोविया चेकोस्लोविया 2 अलग-अलग कंट्री बन चुकी हैं, ध्यान रखना। ये 1 जनवरी 1993 की बात है, जब ये एक दूसरे से अलग होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं द मोस्ट सेवरेट कॉन्फ्लिक्ट इन पोस्ट कम्युनिस्ट यूरोपियन ऑक्युपाइड। इस 33 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है वो ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर बी, बाल्कन रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया। बाल्कन रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया इट मीन वहाँ कंटिन्यू कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जैसे बाल्कन रिपब्लिक के अंदर, यूगोस्लाविया के अंदर, जैसे बोस्निया वार है, कोसोवो वॉर है, क्रोएशियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, सारे के सारे जो वॉर हैं इन्हीं के अंदर यूगोस्लाविया के अंदर देखे जा सकते हैं। व्हाट डज ए मल्टीपोलर वर्ड मीन, मल्टीपोलर का मीन्स क्या होता है, मल्टीपोलर का मीन ही अपने आप में क्या होता है, जहाँ मल्टी चीजें मिलती है, और पोलर का मीन्स पावर, तो बहुत सारी जो पावर है वहां दिखाई देती है। सेवरल पावर को एग्जिस्ट इन द इंटरनेशनल सिस्टम, ध्यान रखना, नो कंट्री एग्जिस्ट, ऐसा 1 सुपर पावर यूनिपोलर हो गया, 1 मिलिट्री पावर एग्जिस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 35, नाटो इंटरवेन इन यूगोस्लाविया ड्यू टू द, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एथनिक सिविल वॉर एंड मास केयर। नाटो इंटरफेयर कर रहा है क्योंकि वहाँ एथनिक सिविल वॉर चलता है, मास केयर चलता है बड़े लेवल के ऊपर। थैंक यू, आपने ये वीडियो पूरी देखी है और बार बार इसके क्वेश्चंस कुछ लेवल के अच्छे क्वेश्चंस हैं जो सीयूटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को सीबीएसई के जरिए, यहाँ से मैं फिर बोल रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। पूरा वीडियो देखो, आराम से देखो। धन्यवाद, थैंक यू। पेज को लाइक कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को शेयर जरूर किया करो आप। कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स जरूर करें, अगर समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ें, ताकि मेरे को पता चले कि इन बच्चों ने वीडियो देख ली है। ठीक है,
थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद।